शोर से गूंजते कमरे में, जहां हर चीज बिखरी पड़ी थी, उज़्मा ने कराहते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन उसका झुलसा हुआ जिस्म दर्द से तड़प उठा। उसकी सास, जिसके चेहरे पर होलनाकी की बजाय इत्मीनान था, लापरवाही से पास खड़ी थी। उज़्मा को याद आया वो लम्हा जब उसके शौहर नदीम ने उसे खामोश कराने की कोशिश की थी, लेकिन उसके इनकार पर माँ और बेटे की सफाक जोड़ी ने उस पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी थी। अब वो सबको ये बावर कराने की कोशिश कर रहे थे कि ये एक हादसा था। उज़्मा की आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ इंतकाम की आग थी। एक ऐसी आग जो उसके जिस्म की आग से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। उसे याद था नदीम का वो एतराफ कि उसने सिर्फ पैसे की खातिर उससे शादी की थी, और इसी लालच में अपनी बहन की शादी भी उसके भाई से कर दी थी। आज उज़्मा को एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक मोहरा थी, एक ऐसा मोहरा जिसे अब हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की कोशिश की गई थी। उसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था, मैं जिंदा बच गई हूँ और अब इन सबको अपने गुनाहों का हिसाब देना होगा। 6 माह का अरसा गुजर चुका था और घर पर नहुसत के बादल छाए हुए थे। मेरी बहन को भी तलाक हो चुकी थी और हमारा घर गुर्बत की दलदल में धंसता जा रहा था। मैं दिन रात कमा कर भी 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर पा रहा था। एक दिन मोहल्ले में राशन तकसीम करने वाली एक आलीशान गाड़ी आई। ये हमारे लिए किसी गैबी मदद से कम न थी। मैं उम्मीद भरी नजरों से राशन लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जो ही गाड़ी की पिछली नशिस्त पर नजर पड़ी तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। वहां मेरी बीवी बैठी थी, वही जिसे हमने मुर्दा समझकर जला दिया था। उसके चेहरे पर इत्मीनान और एक पुरस्कार मुस्कुराहट थी, जैसे वो किसी फातह की तरह मुझे देख रही हो। वो मेरी हालत पर तरस नहीं खा रही थी, बल्कि एक अजीब सी चमक उसकी आंखों में रक्स कर रही थी। मैं हैरत और शर्मिंदगी के मिले जुले एहसास से बेजान खड़ा रह गया। ये मंजर मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं था। मैं हक्का बक्का खड़ा था, जबकि उज़्मा ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। उसकी नजरें सामने कतार में खड़े जरूरतमंदों पर जमी थी, और वो एक एक करके पार्सल थमा रही थी। मैंने हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, तो उसने नजर उठाए बगैर अपना हाथ खींच लिया, जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। उसकी आंखों में न कोई पहचान थी और न ही कोई नरमी। वो पहले की तरह ही अपने काम में मगन रही, और मैं भीड़ में मौजूद एक आम शख्स की तरह खड़ा रह गया। दिल ने कहा, ये उज़्मा ही है, मगर अकल मानने को तैयार नहीं थी। मैंने खुद को संभाला और उसके करीब जाकर दबी आवाज में पूछा, आपका नाम? उसने बिना कोई तासुर दिए मेरी तरफ देखा और इंतहाई सर्द लहजे में कहा, मेरा नाम रिदा है। ये नाम सुनकर मुझे एक और झटका लगा। रिदा? ये तो वो नाम था जो हमने कभी सुना ही नहीं था। वो दोबारा अपना रुख फेर कर पार्सल तकसीम करने में मसरूफ हो गई। मैं वहीं भीड़ के दरमियान सवाली नजरों से उसे देखता रहा, ये सोचते हुए कि क्या ये वाकई उज़्मा थी या कोई उसका हमशक्ल जिसने मुझे पहचानने से साफ इनकार कर दिया था। रात का अंधेरा नदीम के कमरे में गहरा होता जा रहा था, मगर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। बिस्तर पर लेटा वो छत को घूर रहा था। जहन में बस एक ही चेहरा घूम रहा था, उज़्मा का चेहरा। वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि जो कुछ उसने आज देखा वो सिर्फ एक वहम था, कोई ख्वाब या नजर का धोखा। मगर वो मुस्कुराहट, वो आंखें, वो अंदाज, सब कुछ इतना हकीकी था कि उसे पागल कर रहा था। किसको पता था? कोई यकीन नहीं करता, बल्कि सब उसे पागल समझते। मैंने उज़्मा को जिंदा देखा है। अगर वो कहता तो लोग उस पर हंसते या शायद डॉक्टर के पास ले जाते। ये ख्याल ही उसे मजीद परेशान कर रहा था। उसकी जहनी हालत बिगड़ चुकी है। उसका दिमाग उलझनों का शिकार था। एक तरफ हकीकत थी और दूसरी तरफ वो भयानक जुर्म जो उसने खुद किया था। अगली सुबह नदीम बेचैनी के आलम में उठा और बगैर किसी को कुछ बताए सीधा उज़्मा के भाई के घर की तरफ चल पड़ा। उसके जहन में बस एक ही बात थी, तस्दीक। उसे यकीन करना था कि जो उसने देखा वो सच था या नहीं। जब वो घर के पास पहुंचा तो वहां एक पुराना चौकीदार मौजूद था। नदीम ने चौकीदार से पूछा, क्या मैं उज़्मा के भाई से मिल सकता हूँ? चौकीदार ने एक लंबी सांस ली और अफसरदगी से बोला, उज़्मा बीबी की वफात के बाद साहब तो बैरून मुल्क शिफ्ट हो गए हैं, ये घर तब से बंद पड़ा है। चौकीदार के अल्फाज ने नदीम के पैरों तले से जमीन निकाल दी। अगर उज़्मा का भाई मुल्क से बाहर जा चुका था तो फिर वो कौन थी जिसे उसने राशन तकसीम करते देखा था? ये सवाल उसके जहन में गूंजता रहा, उसे मजीद उलझनों में डालता गया। उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। जब उसे कल नदीम का हक्का बक्का चेहरा याद आया, वो जानती थी कि नदीम अब बेचैन से नहीं बैठेगा। वो उसे ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। इसीलिए वो अपनी तमाम साबका पहचान से दूर इस नए अपार्टमेंट में मुकीम थी। ये अपार्टमेंट डॉक्टर अदील का था, वही फरिश्ता सिर्फ इंसान जिसने उसे मौत के मुंह से निकाला था। अदील, जिसकी खूबसूरती और नर्म दिली उसके अंदर के कर्ब को कुछ हद तक कम कर देती थी, आज उसका सबसे बड़ा सहारा था। उसकी मासूम बेटी जब उज़्मा के लिए किसी अपनी से कम न थी, उसके साथ न हुए ख्वाब थी। उज़्मा को याद आया कि कैसे डॉक्टर अदील ने न सिर्फ उसकी जिंदगी दी, बल्कि उसे एक नई शनाख्त, एक नया नाम रिदा भी दिया, ताकि वो अपने शौहर और उसके खानदान से अपने साथ होने वाले जुल्म का बदला ले सके। उसने हर रिश्ते से नाता तोड़ लिया, यहाँ तक कि अपने भाई से भी, ताकि उसकी नई जिंदगी और इंतकाम की या किसी भी तरह मुतासिर न हो।
ندیم کی بے چینی اس کے لیے ایک تسکین تھی، ایک ایسی تسکین جو اسے اپنے مقصد کی طرف مزید بڑھنے کا حوصلہ دے رہی تھی۔ ادھیڑ عمر کا چاند دریچے سے جھانک کر کمرے میں مدھم روشنی بکھیر رہا تھا اور عظمیٰ ساکت بیٹھی ننھی پری کے معصوم چہرے کو تکے جا رہی تھی، جو اس کے پہلو میں سکون سے سو رہی تھی۔ اس کی سوچیں ماضی اور حال کے درمیان بھٹک رہی تھیں، ظلم کی آگ، پھر عدل کی مہربانی، اور اب یہ ایک نئی زندگی۔ وہ اپنے انتقام کے منصوبوں کو دل ہی دل میں دہرائی جا رہی تھی، ہر تفصیل کو ذہن میں بٹھا رہی تھی تاکہ کوئی کسر باقی نہ رہے۔ یہ معصوم چہرہ اسے ایک نیا مقصد دے رہا تھا، ایک ایسی امید جو اسے کٹھن راستے پر چلنے کی ہمت دے رہی تھی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ڈاکٹر عادل اندر داخل ہوا۔ اس کی آہٹ پر عظمیٰ چونکی اور خیالات کے بھنور سے باہر آ گئی۔ اس نے پلٹ کر عادل کو دیکھا، جس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ عادل نے آہستگی سے سرگوشی کی۔ سب ٹھیک ہے؟ عظمیٰ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا سکون تھا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور اس بچی کے سر پر ہاتھ پھیرا جو اس کے سامنے ایک نئی زندگی کی علامت بن کر سو رہی تھی۔ عادل آہستہ سے بچی کے بیٹ کے پاس آیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر عظمیٰ کی طرف مڑا۔ تمہیں آرام کی ضرورت ہے ردا، سارا دن تم نے بہت کام کیا ہے۔ اس کے لہجے میں فکر اور اپنائیت تھی جو عظمیٰ کے دل کو چھو گئی۔ عظمیٰ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، مجھے یہاں سکون ملتا ہے ڈاکٹر صاحب، اس معصوم کے پاس رہ کر سارے دکھ بھول جاتی ہوں۔ عادل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں نرمی نظر آ رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے کہا، تم بہت بہادر ہو ردا، میں نے تمہاری جیسی ہمت والی عورت پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ عظمیٰ کا دل ایک لمحے کو دھڑکا۔ یہ الفاظ محض تعریف نہیں تھے، ان میں ایک گہرا احساس تھا۔ اس نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں اور بولی، یہ سب آپ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے، آپ نہ ہوتے تو میں کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ ہم سب ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ ان لفظوں میں ایک انکہی اپنائیت تھی جس نے عظمیٰ کے اندر ایک نئی امنگ پیدا کر دی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف سوتی ہوئی بچی کی سانسوں کی دھیمی آواز تھی اور عادل و عظمیٰ کے درمیان بڑھتے ہوئے اندیکھے رشتے کی خاموش گونج۔ ناشتے کی میز پر ایک پرسکون ماحول تھا جہاں عادل، عظمیٰ اور ننھی ہانیہ موجود تھے۔ عظمیٰ بالکل ایک ماں کی طرح ہانیہ کو پیار سے سمجھا رہی تھی، ہانیہ بیٹا جلدی سے اپنا ناشتہ ختم کرو ورنہ اسکول کے لیے دیر ہو جائے گی۔ ہانیہ بھی فرما بردار بچی کی طرح چمچ چلا رہی تھی، کبھی عظمیٰ کی طرف دیکھتی اور کبھی اپنی پلیٹ میں جھانکتی۔ عادل انہیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں محبت اور اطمینان چھلک رہا تھا۔ یہ منظر اس کے لیے کتنا نیا اور خوشگوار تھا۔ اچانک ہانیہ نے نظریں اٹھا کر عظمیٰ کی طرف دیکھا اور معصومیت سے پوچھا، عظمیٰ آنٹی، کیا آپ کل میری مما بن کر پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں آئیں گی؟ یہ سن کر عظمیٰ ایک لمحے کو ٹھٹکی، اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اس نے فوراً مسکراتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا میں ضرور آؤں گی۔ ہانیہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور اس نے جھٹ سے کہا، شکریہ مما۔ یہ لفظ مما سن کر عظمیٰ کے دل میں ایک عجیب سی شیرینی گھل گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظر عادل سے ملی، جہاں دونوں کی آنکھوں میں ایک انکہی خوشی اور سکون تھا۔ عادل کی آنکھوں میں تشکر اور محبت کا امتزاج تھا، جبکہ عظمیٰ کی آنکھوں میں ویسی ہی کیفیت، مگر اگلے ہی لمحے شرم کے احساس نے اسے گھیر لیا اور اس نے فوراً نظریں جھکا کر اپنی پلیٹ میں دیکھنے لگی اور جلدی جلدی ناشتہ ختم کرنے لگی۔ وہ خاموشی سے مسکرا رہی تھی اس نئے رشتے کی بنیاد پر جو ہانیہ کے ایک لفظ نے رکھ دی تھی۔ عادل اور ہانیہ کو الوداع کہنے کے بعد عظمیٰ کے ذہن میں صرف ایک ہی منصوبہ گردش کر رہا تھا۔ اب وقت تھا ندیم سے دوبارہ ملنے کا، اپنے انتقام کے اگلے قدم کو عملی جامہ پہنانے کا۔ اس نے گہری سانس لی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو تیار کرنے لگی۔ آج اسے اپنے جذبات پر قابو رکھنا تھا۔ وہ صرف ردا تھی، ایک مضبوط اور پورے اعتماد عورت۔ تیار ہو کر وہ اسی جگہ پہنچی جہاں ندیم سے دوبارہ سامنا متوقع تھا۔ جب وہ وہاں پہنچی تو ندیم پہلے سے موجود تھا۔ اس کی نظریں بے چینی سے اسے ہی تلاش کر رہی تھیں۔ جیسے ہی عظمیٰ اس کے قریب پہنچی، ندیم کا چہرہ کھل اٹھا۔ ندیم اسے دیکھ کر اس کے چہرے پر وہی بے یقینی اور تجسس تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کے قریب آیا اور دبی آواز میں بولا، آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ردا جی۔ عظمیٰ نے اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ ندیم نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ کا چہرہ بالکل میری مرحوم بیوی عظمیٰ سے ملتا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اتنا ہم شکل بھی ہو سکتا ہے۔ دراصل میری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ بالکل آپ جیسی تھی۔ اس کی یادیں مجھے چین نہیں لینے دیتی، میں اسے بہت یاد کرتا ہوں، اس کے بغیر میری زندگی ادھوری ہے۔ اس نے اپنی مالی مشکلات کا بھی ذکر کیا، اس امید پر کہ عظمیٰ کے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہو۔ اس کے لہجے میں ایسی عاجزی اور درد تھا جیسے وہ واقعی کسی بڑے دکھ کا مارا ہوا ہو۔ ندیم کا مقصد واضح تھا، عظمیٰ کی ہمدردی حاصل کرنا اور اس کے قریب ہونا تاکہ وہ اپنے مفاد کے لیے اسے استعمال کر سکے۔ عظمیٰ سب کچھ سمجھ رہی تھی اور اس کے اندر کی انتقام کی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ عظمیٰ نے ایک لمبی سانس لی اور عظمیٰ نے اس کہانی کو غور سے سنا۔ اس کے جھوٹے دکھاوے کو بخوبی سمجھتی ہوئی وہ اندر ہی اندر مسکرا رہی تھی۔
जी, मैंने ये भी सुना है कि दुनिया में 7 हमशक्ल होते हैं। मेरा ताल्लुक लाहौर से है। मैं एक हादसे में अपने वालिदैन और छोटे भाई को खो चुकी हूँ और अब मैंने खुद को फलाही कामों के लिए वक्फ कर दिया है। मैं जानते-बूझते नदीम की आंखों में देख रही थी। उसके चेहरे पर किसी किस्म की कमजोरी या झूठ का शायबा तक नहीं था। मुझे अफसोस है आपकी हालत पर, उसने मसनूई नरमी से कहा, लेकिन मैं आपकी अहलिया नहीं हूँ। मेरी अपनी एक अलग जिंदगी है और मेरा माजी बिल्कुल मुख्तलिफ। उसने नदीम की आंखों में गहराई से देखा, जहां वो लालच और फरेब अब भी नजर आ रहे थे। नदीम, जो अपनी चालाकी में सानी नहीं रखता था, फौरन हमदर्दी के रूप में ढल गया। ओह! ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ रिदा जी। नदीम की हमदर्दी भरी बातों के जवाब में उस्मा ने एक मजबूत और पुख्ता लहजे में कहा, हाँ, लेकिन अब ये सब खुदा के काम है। हर चीज में कोई ना कोई मसलहत होती है। उसके लहजे में ना कोई नरमी थी और ना कोई तज़ब्ज़। ये जुमला नदीम के लिए एक गैर मुतवक्का जवाब था, क्योंकि वो उस्मा से हमदर्दी और कुर्बत की उम्मीद कर रहा था। उस्मा के इस जवाब ने उसे एक लम्हे के लिए खामोश कर दिया, जैसे उसका वार खाली चला गया हो। वो उस्मा के चेहरे पर कोई तासुर नहीं पड़ पाया। उसकी आंखें बिल्कुल साफ थीं और लहजे में ऐसा पुख्ता यकीन था कि नदीम को लगा जैसे वो वाकई किसी और दुनिया की मखलूक हो। ये जुमला उज़्मा की जानिब से एक इशारा था कि वो माजी को भुलाकर आगे बढ़ चुकी है और उसके ज़हन में अब सिर्फ खुदा की मर्जी और तकदीर के फैसलों की कबूलियत है। नदीम ने एक लम्हे को तवक्कुफ किया। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उज़्मा के लहजे की पुख्तगी उसे हैरान कर गई थी, मगर उसकी लालची फितरत ने एक नया रास्ता ढूंढ लिया। आपने बिल्कुल ठीक कहा रिदा जी, खुदा बेहतर जानता है कि किस में क्या मसलहत है, उसने मुस्कुराते हुए कहा और फिर जरा झुककर कुछ ज्यादा ही कुर्बत दिखाते हुए बोला कि आप मेरे घर तशरीफ ला सकती हैं। मैं आपको अपनी बेगम की कुछ तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। वो वाकई आप जैसी थीं और मुझे यकीन है कि उन्हें देखकर आपको भी अजीब लगेगा। उसकी आंखों में लगी लिपटी बातों के साथ एक गंदी चमक भी थी। वो रिदा की दौलत से मुतासिर हो चुका था और उसे अपनी जिंदगी का नया जरिया आमदनी समझ रहा था। नदीम के जहन में रिदा के साथ एक नई जिंदगी के ख्वाब बनना शुरू हो गए थे, जहां दौलत और आसाइशें उसका मुकद्दर थीं। उसकी चालाक नजरें रिदा के कीमती लिबास और उसके फलाही कामों की वजह से मिलने वाली इज्जत पर मरकूज थीं। वो उसे महज एक हमदर्द खातून नहीं बल्कि अपने हालात बदलने का एक सुनहरी मौका भी समझ रहा था। उसने सोच लिया था कि अब वो रिदा को अपने जाल में फंसा कर ही रहेगा, चाहे उसके लिए उसे कितनी ही अदाकारी क्यों न करनी पड़े। नदीम की दावत पर उज़्मा के लबों पर एक मुस्कुराहट फैल गई, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसे नदीम ने रिदा की रजामंदी समझा। ठीक है, मैं चलती हूँ आपके साथ, उसने कहा और उसके लहजे में ऐसी सादगी थी कि नदीम को जरा भी शक न हुआ। उज़्मा अब उसके खेल को आगे बढ़ाना चाहती थी। उसे नदीम को उसी की चाल में फंसाकर सबक सिखाना था। वो नदीम के साथ उसके घर की तरफ रवाना हुई और जैसे ही उसने उस दहलीज पर कदम रखा जहाँ कभी उसका अपना घर था, एक यखबस्ता लहर उसके अंदर दौड़ गई। वही जाना पहचाना माहौल, वही दरो दीवार और फिर नजर पड़ी घर के अफराद पर जो वहीं मौजूद थे। उसकी सास और उसकी नंद, वही लोग जिन्होंने उसे जिंदा जलाने की कोशिश की थी। उज़्मा के दिल की धड़कन तेज हो गई, माजी के जख्म ताजा हो गए और एक लम्हे को उसे लगा जैसे वो चीख उठेगी, सारा सच उन सबके सामने उगल देगी। हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। पुराने कमरे की एक झलक ने उसे मजीद बेचैन कर दिया, लेकिन उज़्मा ने खुद को संभाला। उसने गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर कोई तासुर नहीं आने दिया। उसने उन सबकी तरफ अजनबी नजरों से देखा, जैसे वो वाकई उनसे पहली बार मिल रही हो। उसने अपने आप को याद दिलाया कि वो रिदा है, वो मजलूम उज़्मा नहीं जिसे उन्होंने मुर्दा समझ लिया था। उसने इत्मीनान से सबको सलाम किया और एक पुरसुकून मुस्कुराहट के साथ नदीम की बातों का जवाब देती रही। गोया उसके अंदर कोई तूफान बरपा ही नहीं था। उसका जब्त कमाल का था और किसी को जरा भी गुमान न हुआ कि उनके सामने खड़ी अजनबी औरत कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी बहू उज़्मा है। दलान में बैठे चाय पीते हुए नदीम ने एक बार फिर अपनी माली परेशानियों का रोना रोया और उसकी नजरें बार बार उज़्मा के कीमती लिबास और हाथ में मौजूद महंगे पर्स पर जा रही थी। उज़्मा ने उसे ध्यान से सुना और फिर एक लम्हे के तौकुफ के बाद अपने लहजे में मुकम्मल बेहिस्सी लाते हुए कहा, अगर आप वाकई हालत बदलना चाहते हैं तो मेरे पास आपके लिए एक मौका है। नदीम की आंखों में चमक आ गई। कैसा मौका रिदा जी? उसने बेताबी से पूछा। उज़्मा ने एक फातिहाना मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा, मैं अपनी फलाही तंजीम के लिए एक मैनेजर की तलाश में हूँ। कोई ऐसा शख्स जो मेरे तमाम निजी और दफ्तरी काम संभाल सके, हर वक्त मेरे लिए दस्तयाब हो और मेरी हर हिदायत पर अमल करे। ये काफी जिम्मेदारी का काम है और इसमें वक्त की कोई कैद नहीं होगी। बदले में आपको अच्छी तनख्वाह मिलेगी और आपकी माली मुश्किलात हल हो जाएंगी। उसके अल्फाज में एक अजीब सी सफाकी थी जो नदीम समझ नहीं पाया। नदीम के दिल में लड्डू फूट रहे थे। उसे लगा कि उसकी किस्मत जाग उठी है। वो उज़्मा को महज एक जरिया समझ रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि उज़्मा उसे अपनी मुट्ठी में करने का इरादा रखती थी। वो उसे अपना मुलाजिम बनाना चाहती थी, बिल्कुल उसी तरह
जिस तरह ये लोग उसे अपने घर में एक मामूली फर्द समझते थे, अब वो उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाने वाली थी। मुझे ये काम मंजूर है रिदा जी, मैं कल से ही आपके साथ काम शुरू करना चाहूंगा, नदीम ने खुशी से कहा। उसकी आंखों में मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब सजे थे। उस्मा ने उसकी तरफ देखा और उसके दिल में एक इत्मीनान था कि उसके इंतकाम का पहला कदम कामयाबी से उठाया जा चुका है। नदीम के घर से निकलकर उस्मा ने गाड़ी में बैठते ही अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। चंद सेकंड की घंटी के बाद दूसरी तरफ से आवाज आई, जी मैडम हुक्म करें। ये उसका असल मैनेजर था, जिसे वो हमेशा भरोसे के साथ अपने सारे काम सौंपती थी। उस्मा के चेहरे पर एक करख्त मुस्कुराहट थी। उसने धीमे मगर पुरज़्म लहजे में कहा, सुनो, मैं तुम्हारे लिए एक नया असिस्टेंट भेज रही हूँ, उसका नाम नदीम है। उसकी आवाज में खास किस्म की सख्ती थी जो उसका मैनेजर बखूबी समझता था। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे दिन रात काम कराओ, बगैर किसी वक्फे के। उसकी हर गलती पर उसे सख्त अल्फाज में समझाओ, उसे एहसास दिलाओ कि वो कितना नाकारा है, उसे हर वक्त दबाव में रखना, लेकिन ये बात उसे कभी पता न चले कि ये सब मेरी हिदायत पर हो रहा है। उस्मा ने वाज़ेह अल्फाज में अपनी हिदायत दी। उसके लहजे में कोई नरमी नहीं थी। समझे? जी मैडम, बिल्कुल समझ गया, आप फिक्र नहीं करें, मैनेजर ने जवाब दिया। उसकी आवाज में फर्मा बिरदारी थी। उस्मा ने कॉल काट दी और खिड़की से बाहर देखने लगी। अब खेल शुरू हो चुका था। नदीम को अपनी हर ज्यादती का हिसाब देना था और वो उसे उसी तरह अजियत देने वाली थी जिस तरह उसने और उसकी माँ ने उसे दी थी। उस्मा घर में हानिया का इंतजार कर रही थी। दरवाजे की घंटी बजी और उस्मा ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। सामने हानिया खड़ी थी। बस्ते का बोझ उसके नन्हे कदमों पर नुमाया था। जैसे ही उसने उस्मा को देखा, उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और वो पुकार उठी, मम्मा। ये लफ्ज सुनते ही उस्मा का दिल मोहब्बत से सरशार हो गया। हानिया भागकर उसकी तरफ आई और उससे लिपट गई। उस्मा ने उसे गोद में उठा लिया। हानिया ने अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। वो हानिया को गोद में लिए बाथरूम की तरफ बढ़ी, जहां उसने बड़े प्यार से हानिया को नहलाना शुरू किया। हानिया पानी से खेल रही थी और साथ ही चहक चहक कर दिन भर की बातें बता रही थी। मम्मा, आज स्कूल में हमारी टीचर ने हमें एक कहानी सुनाई। मम्मा, आज मेरा दोस्त मुझसे लड़ रहा था। हानिया के मासूम सवालात और शरारतें उस्मा के अंदर की हर तलखी को भुला रही थी। उस्मा मुस्कुराते हुए उससे जवाब देती जा रही थी। ओह अच्छा, फिर तुमने क्या किया? और हानिया तफसील से सब कुछ बताती। नहलाने के बाद उस्मा ने हानिया को खाना खिलाया और फिर उसे बिस्तर पर सुला दिया। हानिया का नन्हा सा वजूद बिस्तर पर दराज होते ही फौरन आंखें बंद कर गया। उस्मा ने झुककर उसके माथे पर प्यार किया और हानिया ने सोते हुए भी अपनी नन्ही बाहों से उसे जकड़ लिया। उसके लबों पर एक धीमी मुस्कुराहट थी और चंद ही लम्हों में वो गहरी नींद में सो गई। उस्मा वहीं बैठी हानिया को देखती रही। उसकी आंखों में एक अनमोल सुकून था। दोपहर का वक्त था और सूरज की तपिश कम हो चुकी थी। अदील जब घर लौटा तो कमरे में दाखिल होते ही उसके कदम ठहर गए। उसने देखा उस्मा और हानिया दोनों एक दूसरे से लिपट कर सो रहे थे। हानिया का नन्हा सा हाथ उस्मा के बाजू पर था और उस्मा का सर हानिया के सर के करीब था। दोनों के चेहरों पर मासूमियत और सुकून नुमाया था। ये मंजर अदील के दिल को छू गया। उसकी नजरें उस्मा पर ठहर गईं। नींद में उसका चेहरा बेहद पुरसुकून और मासूम लग रहा था। वो सोचने लगा, कैसे कोई इतना सफाक हो सकता है कि एक ऐसी पाक रूह को इतनी अजियत दे। उस्मा की कहानी, उस पर ढाए गए जुल्म सितम की दास्तान उसके जहन में घूम गई। उसे याद आया उस्मा की वो झुलसी हुई हालत जब वो पहली बार उसके पास आई थी। अदील की आंखों में मोहब्बत के साथ साथ एक मजबूत इरादा भी चमक रहा था। उसने खुद से वादा किया कि अब वो हर कीमत पर उस्मा की हिफाजत करेगा, हर तरह से उसका सहारा बनेगा और उसे उसके माजी के साए से निकालकर एक नई महफूज जिंदगी देगा। अदील के कदमों की आहट ने उस्मा की नींद तोड़ दी। उसने आंखें खोली तो देखा अदील कमरे में दरवाजे पर खड़ा था। उसकी नजरें उन दोनों पर टिकी थीं। उस्मा फौरन बिस्तर से उठकर बैठने लगी और बेसाख्ता अपने दुपट्टे को दुरुस्त करने की कोशिश की। ये एक गैर इरादी रद्द-ए-अमल था, एक पुरानी आदत जो उसके लाशऊर में पेवस्त थी। आदिल ने उसका इरादा भांप लिया। उसने नरमी से अपना हाथ उठाकर उसे रोका, गोया कह रहा हो, जरूरत नहीं। उसके चेहरे पर एक धीमी मुस्कुराहट थी जो इत्मीनान और एहतराम का इजहार कर रही थी। एक लम्हे के लिए उनकी नजरें मिली जहां खामोश एतराफ और भरोसा था। फिर अदील ने आहिस्तगी से सर हिलाए और बगैर कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद भी उस्मा वहीं बैठी रही। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था। अगली सुबह नदीम बड़े चाव से काम पर पहुंचा। उसके दिल में रिदा की मेहरबानी और एक नई शानदार जिंदगी के ख्वाब थे। उसे फौरन ही मैनेजर के पास भेज दिया गया। मैनेजर ने उसे एक ढेर सारे कागजात थमा दिए और हिदायत का सिलसिला शुरू हो गया। ये फाइलें तरतीब देनी है, ये रिपोर्ट्स बनानी है, इन क्लाइंट्स को कॉल करनी है और हाँ, आज शाम तक ये प्रेजेंटेशन भी तैयार होनी चाहिए। नदीम ने सर हिलाया और काम में जुट गया। पहले 5 घंटे तो उसे सर उठाने की फुर्सत ही नहीं मिली। वो मुसलसल काम करता रहा, कभी फोन पर, कभी कंप्यूटर पर और कभी फाइलों के ढेर में उलझा हुआ। उसकी तवक्को के बरक्स यहाँ काम का बोझ कहीं ज्यादा था और मैनेजर का लहजा भी खुश्क और बेलचक था। जब घड़ी ने दोपहर के खाने का वक्त बताया तो नदीम ने सुख का सांस लिया और बमुश्किल अपनी कुर्सी से उठा।
वो अभी कैंटीन में बैठकर मुश्किल से 2 निवाले ही ले पाया था कि उसके फोन की घंटी बज उठी। मैनेजर की आवाज थी, नदीम तुम्हारा ब्रेक खत्म हो चुका है, फौरन वापस आओ। एक अर्जेंट मीटिंग है और तुम्हें उसकी तैयारी करनी है। अभी वो मुश्किल 20 मिनट ही गुजरे थे, लेकिन नदीम के पास कोई चारा नहीं था। वो हड़बड़ाकर उठा और भूखे पेट वापस काम की तरफ चल पड़ा। उसके जहन में वो आसानी से मिलने वाली नौकरी के सारे ख्वाब चकनाचूर हो चुके थे। रात गए। जब नदीम घर पहुंचा तो उसका जिस्म टूट रहा था और दिमाग माउफ। वो निढाल होकर बिस्तर पर गिर गया। आंखों के सामने दिल भर की जलालतें घूम रही थीं। मैनेजर की तंदोतेज बातें, हर काम पर बेजा रोक टोक और मुसलसल काम का बोझ, ये सब उसकी बर्दाश्त से बाहर था। ये मैं कहाँ फंस गया हूँ, उसने दिल ही दिल में सोचा। उसके चेहरे पर पछतावे के गहरे साए थे। उसे याद आया वो आसाइश भरी जिंदगी जो उसने उस्मा की लाश पर हासिल की थी, और अब ये नौकरी उसके लिए किसी सजा से कम नहीं थी। लेकिन फिर उसकी लालची नजरों के सामने रिदा की दौलत और शान शौकत घूमने लगी। नहीं, मैं ये सब बर्दाश्त करूंगा, उसने खुद को तसल्ली दी। रिदा का एतमाद हासिल करना है, उसकी सारी दौलत हासिल करनी है। ये चंद दिन की जिल्लत उस बड़ी कामयाबी के आगे कुछ भी नहीं। उसने आंखें मूंद ली। उसके जहन में आने वाले दिनों में रिदा को अपने जाल में फंसाने के मंसूबे बन रहे थे। उसने ये सारी तकलीफें महज एक सीढ़ी समझकर कबूल कर ली, जो उसे रिदा की दौलत तक पहुंचाने वाली थी। वो नहीं जानता था कि वो जिस जाल को बिछा रहा है, दरअसल वो खुद ही उसमें फंसता जा रहा है। उज़्मा किचन में मसरूफ थी। हानिया की चहकती आवाज सुनाई दी और वो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उज़्मा ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। हानिया अपनी मखसूस शरारत अंदाज में एक एक सीढ़ी फैलाती हुई आ रही थी। हानिया, आहिस्तेगी से, गिर जाओगी। उज़्मा ने उसे आखिरी सीढ़ी पर रोकने की कोशिश की और इसी लम्हे अदील भी अंदर दाखिल हुआ। हानिया को रोकते हुए उज़्मा का ध्यान मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ था कि वो कहीं गिर न जाए। उसके पांव लड़खड़ाए और वो अपना तवाज़ुन खो बैठी। उज़्मा गिरने ही वाली थी कि अदील ने रफ्तारी से आगे बढ़कर उसे अपने बाजुओं में थाम लिया। इस लम्हे वक्त जैसे थम सा गया। उज़्मा की आंखें हैरत से फैल गईं। वो अदील के मजबूत गिरफ्त में थी और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। एक अजीब सी कशिश और खामोश एहसास इस लम्हे उनके दरमियान रक्स कर रहा था। हानिया नीचे खड़ी ये सब अपनी मासूम नजरों से देख रही थी। मैं माजरत चाहती हूँ, उज़्मा शर्मिंदगी से नजरें झुकाकर संभलते हुए बोली। उसके गालों पर सुर्खी दौड़ गई थी। अदील ने मुस्कुराते हुए उसे थामे रखा। उसकी आंखों में शौखी थी। हानिया को संभालने का कहने से पहले आप अपना ख्याल तो रखें, हानिया की मम्मा, अदील ने शरारत से कहा। उज़्मा का चेहरा मजीद सुर्ख हो गया। हानिया की मम्मा के अल्फाज उसके दिल में एक अनोखा सरूर भर गए थे। वो तेजी से अदील की गिरफ्त से निकली और नजरें झुकाए हानिया की तरफ बढ़ गई, जिसे देखकर अदील की हंसी छूट गई। दोपहर का वक्त था जब उज़्मा डॉक्टर अदील के साथ फलाही तंजीम के दफ्तर पहुंची। ये एक मामूल का दौरा था, लेकिन उज़्मा के लिए आज कुछ खास था। वो जानती थी कि नदीम अंदर मौजूद होगा और उसे उसी तरह की जिल्लत का सामना करना पड़ रहा होगा जो उसने उज़्मा को दी थी। जैसे ही वो दफ्तर में दाखिल हुए, मैनेजर की बुलंद आवाज सुनाई दी। नदीम, तुमने ये फाइल्स अभी तक ठीक क्यों नहीं की? तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि काम कैसे करते हैं? तुम्हारी सुस्ती की वजह से हमारी पूरी टीम का वक्त जाया हो रहा है। नदीम सर झुकाए, रंग फक खड़ा था। उसके चेहरे पर थकन और परेशानी साफ झलक रही थी। उज़्मा ने उसकी तरफ देखा। उसके होठों पर एक धीमी मुस्कुराहट नमूदार हुई, जो इत्मीनान की अलामत थी। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस हुई, एक ऐसी खुशी जो उस अजियत का बदला थी जो उसने खुद सही थी। अदील ने उज़्मा की तरफ देखा। उसे लगा जैसे उज़्मा का चेहरा कुछ लम्हे के लिए रोशन हुआ हो। उज़्मा ने फौरन खुद को संभाला और पेशा वाराना अंदाज में अदील से बात करने लगी, जैसे उसे कुछ दिखाई ही न दे रहा हो। मगर उसके अंदर की फातिहाना कैफियत उसे बेहद सुकून दे रही थी। उज़्मा ने नदीम की तरफ रुख किया। उसके चेहरे पर संजीदगी थी। तो नदीम का काम कैसा चल रहा है? कोई मुश्किल तो नहीं आ रही? उसने पूछा। उसके लहजे में ऐसी बेनियाजी थी जो नदीम को अंदर तक छलनी कर गई। नदीम ने फौरन खुद को संभाला और होठों पर मसनूई मुस्कुराहट लाते हुए बोला, जी रिदा जी, सब ठीक है। थोड़ी मसरूफियत ज्यादा है, लेकिन मैं संभाल रहा हूँ। वो दिखावा कर रहा था कि उसे कोई परेशानी नहीं, हालांकि अंदर ही अंदर वो अजाब में मुब्तला था। इसी असना में डॉक्टर अदील उज़्मा के करीब आया और धीमी आवाज में पूछा, क्या सब ठीक है रिदा? उसकी नजर में फिक्रमंदी थी। उज़्मा ने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा और इस बात में सर हिलाया। ये मंजर देखकर नदीम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके दिल में हसद की आग भड़क उठी। रिदा की दौलत के साथ साथ अब उसका ताल्लुक भी किसी और के साथ बनता देखकर वो अंदर से जल रहा था। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि रिदा किसी और के करीब हो। उसकी आंखों में साफ झलक रहा था कि वो किस कदर बेचैन हो चुका है। नदीम से मजीद बर्दाश्त नहीं हुआ। रिदा और अदील की कुर्बत और रिदा की अदील के लिए खास नजरों ने उसे बेचैन कर दिया था। अपनी जलन और तजस्सुस पर काबू न पाते हुए उसने हिम्मत की और बराह रास्त उज़्मा से पूछ ही लिया, रिदा जी, ये डॉक्टर अदील साहब कौन है आपके? उसके लहजे में सवाल कम और छुपी हुई बेचैनी ज्यादा थी। उज़्मा ने एक लम्हे के लिए नदीम की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कुराहट नमूदार हुई
وہ سمجھ گئی تھی کہ ندیم کیا محسوس کر رہا ہے۔ اس نے پرسکون انداز میں جواب دیا، ڈاکٹر عدیل، وہ میرے بہترین دوستوں میں سے ایک ہیں اور میرے لیے بہت خاص ہیں۔ اس کے آخری الفاظ میں ایسی گرم جوشی تھی کہ ندیم کا رنگ مزید فک ہو گیا۔ یہ جواب اس کے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں تھا جس نے اس کے تمام خوابوں اور منصوبوں کو بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ ندیم کے دماغ میں گھنٹیاں بج اٹھیں، بہترین دوست اور بہت خاص۔ اس نے دل ہی دل میں دہرایا۔ یہ الفاظ اس کے لیے خطرے کی گھنٹی تھے، عدیل کی ردا کے ساتھ قربت اور ردا کا اس کے لیے جھکتا احساس۔ ندیم کو ڈرا رہا تھا، اسے لگا جیسے اس کی دولت حاصل کرنے کی امیدیں دم توڑ رہی ہیں۔ مجھے جلدی کرنی ہوگی، اس نے سوچا، عدیل کہیں ردا کو مجھ سے چھین نہ لے۔ اس کے اندر کا لالچ ایک بار پھر سر اٹھا چکا تھا اور اب اس میں ردا کو کھو دینے کا خوف بھی شامل ہو گیا تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ جلد از جلد ردا کے قریب ہو جائے گا، اسے اپنی باتوں کے جال میں پھنسائے گا اور اسے باور کرائے گا کہ وہ اس کے لیے کتنا موزوں ہے۔ اب اس کا مقصد صرف ردا کی دولت نہیں تھا بلکہ ردا کو عدیل سے چھین کر مکمل طور پر اپنا بنانا بھی تھا۔ اس کے ذہن میں ایک نیا شیطانی منصوبہ بننے لگا جس میں ردا کو اپنی محبت کا جھوٹا یقین دلا کر قابو کرنا شامل تھا۔ اگلے چند دنوں تک ندیم نے ردا کے گرد منڈلانا شروع کر دیا۔ وہ ہر موقع پر اسے متاثر کرنے کی کوشش کرتا، تعریفیں کرتا۔ آخرکار ایک دن ندیم نے ہمت کر کے عظمیٰ سے کہا، ردا جی، آپ نے میری بہت مدد کی ہے اور میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ کیا میں آپ کو اتوار کی شام کھانے پر مدعو کر سکتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا شکریہ ادا کر سکوں اور آپ کے ساتھ کچھ وقت گزار سکوں۔ اس کی آنکھوں میں امید اور ایک واضح لالچ تھا۔ عظمیٰ نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا۔ اس کے چہرے پر ایک دھیمی سی پراسرار مسکراہٹ آئی اور چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ندیم اسے کیوں بلا رہا ہے اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اپنی گناہوں بھری فطرت میں کتنا گہرا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے ندیم، میں اتوار کو رات کے کھانے پر آ جاؤں گی، عظمیٰ نے پرسکون لہجے میں کہا۔ اس کے دل میں ایک اطمینان تھا کہ اس کا جال اب مکمل طور پر بچھ چکا ہے اور ندیم اس میں پھنسنے کے لیے بے تاب تھا۔ یہ ملاقات اس کے انتقام کے کھیل کا ایک اہم حصہ تھی اور وہ دیکھنے کے لیے بے چین تھی کہ ندیم اب کون سی چال چلتا ہے۔ سارے دن کی تھکن کے بعد عظمیٰ نے خود کو تازہ دم کرنے کا سوچا۔ وہ اپنے باتھ روم میں گئی مگر شاور خراب تھا۔ ایک لمحے کو وہ رکی، پھر فیصلہ کیا کہ عدیل کا باتھ روم استعمال کر لے گی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ عدیل اس وقت گھر پر ہوگا۔ وہ آہستہ سے عدیل کے کمرے میں داخل ہوئی، دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا اس کی نظر سامنے پڑی اور وہ ٹھٹک گئی۔ عدیل صرف ایک تولیہ لپیٹے کھڑا تھا، بظاہر وہ ابھی شاور لے کر نکلا تھا۔ اس وقت شرم سے سرخ ہو گئی اور فوراً مڑ کر باہر نکلنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکل پاتی، عدیل نے تیزی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنی طرف کھینچ لیا۔ عظمیٰ حیران رہ گئی اور اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، عدیل۔ عدیل کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی۔ اس نے اسے آہستہ سے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ عظمیٰ مزید شرما گئی، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ عدیل کیا کر رہے ہیں؟ ہانیہ دیکھ لے گی، اس نے سرگوشی کی۔ عدیل نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیا اور پیار سے بولا، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہانیہ کی ماما ہانیہ کے بابا کے ساتھ ہے، اس میں غلط کیا ہے؟ جوڑے ایسے ہی تو رہتے ہیں۔ عظمیٰ نے نظریں اٹھائیں اور مدھم آواز میں کہا، ہم جوڑا نہیں ہیں، پلیز مجھے جانے دیں۔ عدیل نے مسکراتے ہوئے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، تو بن جاتے ہیں نا، مجھ سے شادی کر لو عظمیٰ، میں اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ سنتے ہی عظمیٰ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کے چہرے پر شرم اور خوشی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہ تیزی سے اس کی گرفت سے نکلی اور مسکراتی ہوئی دروازے کی طرف بھاگی۔ اس کی مسکراہٹ نے عدیل کو بتا دیا کہ وہ راضی ہے۔ اتوار کی شام عظمیٰ اور ندیم ایک مہنگے ریسٹورینٹ میں موجود تھے۔ ندیم آج کچھ زیادہ ہی خوش اخلاق اور مہربان بنا ہوا تھا۔ اس کی ہر بات میں بناوٹ نمایاں تھی۔ عظمیٰ خاموشی سے اس کی باتوں کا جواب دیتی رہی۔ اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھے۔ رات کے کھانے کے بعد ندیم نے بڑے ادب سے عظمیٰ کو گھر چھوڑنے کی پیشکش کی۔ ردا جی، میں آپ کو گھر تک چھوڑ دوں گا، اتنی رات کو آپ اکیلے کہاں جائیں گی؟ عظمیٰ نے بظاہر تو ہاں کر دی، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور نفی کا احساس پیدا ہو رہا تھا۔ ندیم کی حد سے زیادہ اچھے بننے کی کوشش اسے مشکوک لگ رہی تھی۔ اس کی چھٹی حس اسے خبردار کر رہی تھی کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی عظمیٰ نے بڑی چابک دستی سے اپنے فون میں وائس ریکارڈر آن کیا اور ساتھ ہی اپنے ایک بھروسے مند آدمی کو میسج کر دیا کہ وہ ندیم کی گاڑی کا پیچھا کرے اور اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے۔ وہ ندیم پر ذرا سا بھی بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ ندیم ان سب باتوں سے بے خبر گاڑی چلا رہا تھا۔ اچانک ندیم نے گاڑی سنسان اور تاریک جگہ پر روک دی۔ عظمیٰ نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ گاڑی کیوں روکی؟ ندیم نے ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ گاڑی کے تمام دروازے لاک کر دیے۔ عظمیٰ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ندیم اس کی طرف بڑھا، اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ عظمیٰ نے اسے روکا۔ ندیم، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ لیکن ندیم نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس نے عظمیٰ کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دی اور ایک کڑک لہجے میں بولا، تمہیں میرا بننا پڑے گا ردا۔ عظمیٰ نے اپنے اندر کی دہشت کو چھپایا۔ ندیم نے ایک جھٹکے سے عظمیٰ کا دوپٹہ کھینچ کر پرے پھینکا اور اس کی گردن کی طرف بڑھا۔ عظمیٰ کو محسوس ہوا جیسے کوئی زہریلا سانپ اس کی طرف بڑھ رہا ہو۔ اس نے پوری قوت سے ندیم کو دھکا دیا اور اسے خود سے دور کیا۔ اس کے چہرے پر خوف کی بجائے غصہ اور نفرت تھی، ایک ایسی نفرت
जो उस सालों पुराने जख्म से फूट रही थी, जिसे नदीम ने दोबारा कुरेदने की कोशिश की थी। हाथ छोड़ो मेरा नदीम, उसकी आवाज में गरज थी। नदीम के चेहरे पर एक वहशी मुस्कुराहट फैल गई। उसने उज़्मा की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, तुम्हारी जैसी शक्ल की एक औरत से मैंने जान छुड़ाई थी, और अब इसी शक्ल की एक और औरत को मैं पाने के लिए तरस रहा हूँ। उसकी आवाज में गहरी सफाकियत थी। वो एक कदम और उसके करीब हुआ। तुम्हें क्या लगता है कि अदील या कोई और तुम्हें मुझसे छीन सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसकी आंखों में जुनून था, एक ऐसा जुनून जो उज़्मा को खौफजदा करने के बजाय उसे अपने इंतकाम के लिए मजीद मजबूत कर गया था। इससे पहले कि नदीम कोई और कदम उठाता, गाड़ी का शीशा टूटने की आवाज आई। एक हाथ तेजी से अंदर आया और दरवाजा खोल दिया। नदीम ने चौंक कर देखा, और अगले ही लम्हे उसे एक जोरदार धक्का लगा और वो गाड़ी से बाहर गिर गया। उज़्मा के भेजे हुए आदमी, जिसने नदीम का पीछा किया था, अब उस पर झपट रहे थे। नदीम को कुछ समझ नहीं आया। इससे पहले कि वो संभलता, उसे बाजुओं से पकड़ लिया गया और एक जोरदार घूंसा उसके पेट पर पड़ा। ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम लोग? नदीम चिल्लाया। उज़्मा ने गाड़ी से बाहर कदम रखा। उसके चेहरे पर खौफ की बजाय कि इत्मीनान था। उसने नदीम की तरफ देखा, जो अब जमीन पर गिरा हुआ था, और उसे पकड़ने वाले अफराद ने उसे काबू कर रखा था। ये वो लम्हा था जिसका उसे शिद्दत से इंतजार था। नदीम की आंखों में खौफ और हैरत का मिला जुला तासुर था। वो उज़्मा को देख रहा था, जो अब एक फातेह की तरह खड़ी थी। अगला मंजर तो नदीम के लिए किसी भयानक ख्वाब से कम न था। चंद ही लम्हों में पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंच गईं। नदीम को ये समझने में देर न लगी कि ये सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था, और वो उसमें बुरी तरह फंस चुका था। पुलिस ने उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया। उज़्मा ने इत्मीनान से अपने मोबाइल फोन में महफूज ऑडियो रिकॉर्डिंग और दीगर सबूत पुलिस के हवाले किए, जिनमें नदीम का उज़्मा को जलाने का एतराफ और उसकी मौजूदा बदतमीजी सब शामिल था। साथ ही उसने अपनी साबका शनाख्त के सबूत भी पेश किए, जो ये जाहिर करते थे कि वो असल उज़्मा है। सबूत इतने ठोस थे कि पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए नदीम की मां को भी कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। उज़्मा अब मुकम्मल तौर पर रिदा बन चुकी थी, और उसका इंतकाम मुकम्मल हो चुका था। माँ बेटा दोनों जेल की सलाखों के पीछे सर पकड़े बैठे थे कि अचानक एक साया उभरा। माँ के हलक से आवाज निकलना भूल गई। वो उज़्मा थी, अपने सादे पुराने होलिये में। नदीम भी देखकर हक्का बक्का रह गया। तो तुम? उज़्मा तल्खी से मुस्कुराई और चीखी, हाँ, हाँ, मैं उज़्मा ही हूँ, जिसे तुमने और तुम्हारी माँ ने बेदर्दी से जलाकर मारने की कोशिश की थी। लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। देखो, मैं बच गई और तुम दोनों की आंखों के सामने खड़ी हूँ, तुम जैसों का इंतकाम बनकर। उसने नदीम की जानिब तलाक के कागजात बढ़ाए। इन्हें फौरन से पहले साइन कर दो। वो दांत पीसकर शोला बार आंखों से देखती हुई बोली। उज, उज़्मा मुझे माफ कर दो। नदीम गिड़गिड़ाया। हवा में उज़्मा का कहकहा गूंजा। माफ? माफ कर दो तुम जैसे खबीस और लालची इंसान को, जो दौलत के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है? उज़्मा ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। मेरा एहसान मानो कि तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे डलवाया है। तुम्हें तुम्हारी गाड़ी में बंद करके जलाने के बाद तुम्हारी मौत को हादसे का नाम नहीं दिया। नदीम उसे बेयकीनी से देखता रह गया। उसके जहन में अपनी सफाकियत का अंजाम वाज़ा हो रहा था। आज वो दुल्हन के सरापे में बहुत हसीन लग रही थी। नदीम से खुला के बाद उज़्मा और अदील ने सादगी से निकाह कर लिया था, मगर इस सादगी में भी एक लाजवाब खूबसूरती थी। हानिया भी अपनी मम्मा को दुल्हन बना देखकर बहुत खुश थी। उसकी मासूम आंखों में चमक थी। वो बार-बार उज़्मा के गले लगती और खुशी से चहकती। मम्मा आप कितनी प्यारी लग रही हो। उज़्मा के चेहरे पर एक ऐसा सुकून था, जो उससे पहले कभी भी नसीब नहीं हुआ था। उसका माजी, उसकी अज़ियतें, सब कुछ जैसे धुंधला चुका था। उसकी आंखों में अब कोई दुख या खौफ नहीं था, सिर्फ एक चमक थी, मोहब्बत और भरोसे की चमक। उसने अपनी जिंदगी की उस नई सुबह को दोनों हाथों से थाम लिया था। अदील उसके पहलू में खड़ा था। उसकी आंखों में उज़्मा के लिए गहरी मोहब्बत और एहतराम था। वो दोनों एक दूसरे के लिए मुकम्मल थे, जैसे कुदरत ने उन्हें एक दूसरे के लिए ही बनाया हो। ये एक नई जिंदगी का आगाज था, जहाँ उमंगें थीं, ख्वाब थे, और एक रोशन मुस्तकबिल उनका मुंतजिर था। एक ऐसा घर जहाँ उसे न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ और अपनायत का एहसास था, बल्कि एक ऐसी मोहब्बत भी थी जो उसके तमाम ज़ख्मों को भर रही थी। रस्म और रिवाज की परवाह किए बगैर उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा। एक ऐसे रिश्ते में बंध गए थे जहाँ मोहब्बत और खुलूस ही सबसे बड़ी दौलत थे। उज़्मा ने खुद को अदील के सच्चे प्यार के हवाले कर दिया था, और वो जानती थी कि अब वो वाक़ई महफूज़ थी। वो हानिया के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी तो अदील ने उसकी कलाई थामकर आंखों ही आंखों में सवाल किया कि कहाँ? हानिया को सुलाने। उसने आहिस्ता से जवाब दिया। अदील उसके करीब हुआ और उसके कान में सरगोशी की। आज हानिया को नहीं, उसके बाबा को सुलाना है। ये सुनकर वो बुरी तरह शर्मा गई। अदील ने मुस्कुराते हुए मुलाजमा को आवाज दी, गुल बीबी, हानिया को रूम में ले जाकर सुला दें। जी साहब जी। मुलाजमा ने आजिज़ी से जवाब दिया और हानिया को कमरे में ले गई। उज़्मा वहीं खड़ी रह गई। इसी लम्हे अदील ने उसे बाहों में उठा लिया और उनके मुश्तरका कमरे की जानिब बढ़कर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसके चेहरे पर शर्म और मोहब्बत की सुर्खी फैली हुई थी।
کمرے میں داخل ہوتے ہی عدیل نے عظمیٰ کو بستر پر نرمی سے لٹا دیا اور خود اس کے قریب ہو گیا۔ عظمیٰ کی آنکھوں میں شرم و چاہت کے ملی جلی جذبات تھے۔ اس نے ہلکے سے عدیل کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور ایک دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے عدیل۔ اس کی آواز میں ایک گہرا خلوص تھا۔ عدیل نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تم میری زندگی ہو۔ ان کے درمیان کی خاموشی محبت اور سکون سے بھری ہوئی تھی، جو ان تمام اذیتوں کا خاتمہ تھا جو عظمیٰ نے سہی تھی۔ یہ ایک نئی کہانی کا آغاز تھا، جہاں صرف محبت، بھروسہ اور ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔ ایک نئی زندگی کی شروعات کا احساس اس کے دل میں گونج رہا تھا۔ محترم ویورز، پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب their channel. Thanks for watching. اللہ حافظ۔